वेलकम टू द चैनल फिजिक्स में इजी। आज हम लोग स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स के बारे में। क्या बिहेवियर है इलास्टिक मटेरियल का और इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता कहाँ है? इंजीनियरिंग में, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में, और जिसके बगैर हमारी ज़िंदगी सुगम नहीं है। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। शुरू से आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना चैनल को कतई मत भूलिएगा। चैप्टर में हम लोगों ने स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, इन सब पॉइंट्स पर चर्चा कर ली है। नहीं आपको पता है तो मेरे वीडियोज़ को मैं जो लिंक भेजूँगी इसको ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि किसी भी मशीनरी के जो मेटालिक पार्ट पर जितना भी स्ट्रेस होना चाहिए वो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट नहीं होना चाहिए उस मटेरियल की। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट हो जाएगा उस मेटालिक पार्ट पर तो वो क्या हो जाएगा वहाँ पर? परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस होता है तो क्या होता है कि स्ट्रेन हुआ, जब आपने हटा लिया अप्लाइड फोर्स तो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप आ गया। अगर मेटालिक पार्ट है और परमानेंट स्ट्रेन हो गया तो फिर वो इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस को बियर करने पर परमानेंटली डिफॉर्म हो गई मशीनरी का वो पार्ट और वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं लौटेगा। आपको पता है क्रेन से क्या करते हैं? हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखते हैं ना। जैसे पोर्ट पर बहुत भारी भारी सामान जो होता है वो क्रेन के ही थ्रू उठाकर अलग रखा जाता है। अब क्या होता है, क्रेन में मेटालिक रोप्स होती हैं। वो मेटालिक रोप्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। तो वो किस मटेरियल की हैं, कैसे बनी हुई हैं, आज उसी की जानकारी पहले इस पॉइंट में करते हैं। तो देखिए, जो क्रेन में मेटालिक रोप्स बनाई जाती हैं उनके लिए ऐसा मटेरियल चुना जाता है जिसकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा हो, जैसे माइल्ड स्टील कहते हैं। ठीक, अब जो किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे हमने पढ़ा ना इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स में, तो बस 3 बातें आप याद रखिए कि जो हमने मटेरियल चुनना है मेटल की रोप्स को बनाने के लिए, क्रेन के लिए, तो उसमें इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल कितनी है। दूसरी चीज़, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर किसी लोड को उठाना है तो वो ठीक है, उस मेटल की चेन से वो उठ के इधर एक जगह से दूसरी जगह रख दिया जाता है। लेकिन अगर लोड ज़्यादा हो गया तो नॉर्मली हम डिज़ाइन करते हैं कि अगर लोड W है तो हम 10 टाइम्स W, 10 W तक भी उठा सके वो मेटल की जो रोप है और वो डिफॉर्म ना हो या उसमें कोई ब्रेक ना होने पाए वो। तो सेफ्टी फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। तीसरी चीज़, जो रोप बनाई गई है वो कैसे बनाई जाए, उसकी रेडियस क्या हो, क्या वो सिंगल रोप हो या बहुत सारी रोप्स मिलकर ब्रेडिंग करके बनाई गई हो, जैसे छोटी गूंथी जाती है वैसे। तो क्या होगी उस रोप की रेडियस, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हमें पता है कि जो रोप है, मान लेते हैं उसका जो मेटल है, मटेरियल है, वो है स्टील। और स्टील के लिए पहला पॉइंट क्या था कि हमें इलास्टिक लिमिट ऑफ मटेरियल पता होनी चाहिए। तो स्टील के लिए इलास्टिक लिमिट होती है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर सेफ्टी फैक्टर, तो सेफ्टी फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर हम जो वेट उठा रहे हैं उसका मान लेते हैं 10 टाइम्स भी उठाएं तो मेटल रोप ब्रेक ना करे। तो सेफ्टी फैक्टर अगर हम 10 मानते हैं तो ये मान लेते हैं कि हमें जो लोड उठाना है अगर वो 10 टन्स है, 10 टन्स का मतलब है 10⁴ kg और सेफ्टी फैक्टर है 10, इसका मतलब है × 10 और कर दिया, और ये लोड है mg है तो g की वैल्यू हम 10 रख लेंगे। तो कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 10⁶ न्यूटन। ध्यान रखिएगा, इतना तो हमें मास उठाना है, ये हमने लिया है इस सेफ्टी फैक्टर की वजह से। g की वैल्यू 10 है तो 10 × 10 ये, ठीक, हमने ले लिया g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब जितना भी जो इस लोड से स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, इट शुड नॉट गो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल, है ना।
इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इस लोड से प्रोड्यूस हुआ स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, रिएक्शनरी फोर्स, यही दिस इज फोर्स और वेट। तो अब हम क्या निकालेंगे? दिस 10⁻⁶ अपॉन ए, ये इक्वल टू होना चाहिए या लेस होना चाहिए किससे? इलास्टिक लिमिट से। कितनी इलास्टिक लिमिट? 3 × 10⁸। एरिया क्या होता है? πr²। सीधे हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, πr², फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज फोर्स, दिस इज एरिया। इससे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो r की वैल्यू आती है, अब आप देखेंगे यहाँ से πr² किसके बराबर हो जाएगा? 10⁻, यहाँ मैं यहाँ लिख दूँ, πr² की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 10⁻⁶ अपॉन 3 × 10⁸। पाई हटा के यहाँ इंटू 3.14 कर दीजिए, और जो दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो r आएगा। उस r की वैल्यू आती है कितनी? 3.2 सेंटीमीटर। देखिएगा ये मीटर में आएगा, उसको फिर आपको सेंटीमीटर के लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये जो 3.2 सेंटीमीटर रेडियस की जो हम एक रॉड अगर बनाएंगे तो वो रिजिड होगी, सॉलिड मटेरियल, स्टील की एक सॉलिड रिजिड रॉड। इस रिजिड रॉड, इसकी जो एक सिंगल रिजिड रॉड के बजाय अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ सब चाहते हैं तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कई सारी छोटे छोटे रेडियाई वाली रॉड्स को बिन कर, दे आर ब्रेडेड टुगेदर टू हैव फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेंथ बोथ, यानी वो फ्लेक्सिबल भी हो और उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी हो। और ऐसी मेटालिक रोप्स क्रेन में इस्तेमाल की जाती हैं। आइए अब सेकेंड एप्लीकेशन पे चर्चा करते हैं। ब्रिज क्या सोच के बनाए जाते हैं, उनकी डिज़ाइन कैसे की जाती है? एक तो ऐसा मटेरियल जिसकी इलास्टिक लिमिट बहुत ज़्यादा हो, दूसरी चीज़ वो खुद के ओन वेट की वजह से, विंड के वेट की वजह से, उस पर चलने वाले ट्रैफिक के वेट की वजह से कहीं बेंड ना कर जाएं। इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो वहाँ उसमें जो पिलर्स बनाने हैं, जो बीम्स यूज़ की जाती हैं, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में भी आपने देखा, घर में भी जो बीम पड़ती है तो वो किस शेप की होती है और क्यों। देखिए मैंने यहाँ पर एक कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि अगर हम कोई एक ऐसी मेटालिक बीम लेते हैं, ठीक, इसमें मैंने स्केल लिया है तो ये तो उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये बहुत थिन है उसकी ये मोटाई, थिकनेस, जिसे हम डेप्थ बोल सकते हैं, ठीक। तो जो थिकनेस अगर बहुत कम है तो हम एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी मैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर उसकी लेंथ की तुलना में वो बहुत थिन है वो स्ट्रक्चर, तो उस पर अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो वो बेंड हो जाती है और यही बकलिंग कहलाती है। देखिए अगर मैं यहाँ से पकड़े हूँ, बीचों बीच से मैंने सेंटर से वेट सस्पेंड किया है, तो अब आप देखिए ये कैसे मुड़ गई ना थोड़ा सा, ये बकलिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये बकलिंग क्यों हो रही है कि लेंथ तो आप देख रहे हैं पूरी ये 1 फीट है और जो थिकनेस है ये बहुत कम है। अगर मैं थिकनेस बढ़ा दूँ तो कैसे, एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है कि सेम प्लेस पर मिड पर तो वेट है लेकिन ये ऐसे कर दूँ। अब देखिए क्या अब भी है बकलिंग? नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जो है ये क्या हो गई, बढ़ी हुई थिकनेस। आइए इसको समझते हैं कैसे। एक फॉर्मूले के थ्रू मैंने यहाँ पर जो आपको अभी दिखाया वही इस शेप में रेड डॉट वाली ओरिजिनल सीधी जो बीम है वो ली मैंने। अब इस पर अगर सेंटर से जो लोड लगाया गया है इससे ये जो बेंड कर गई, वो बेंडिंग इतनी अमाउंट की है जिसको मैंने इस डेल्टा से शो किया है। इसका एक फॉर्मूला होता है कि अमाउंट ऑफ बेंडिंग इज गिवन बाय द लोड सस्पेंडेड W, लेंथ L³ अपॉन 4BD³ B ब्रेथ और D थिकनेस, डेप्थ। ये फॉर्मूला क्या बताता है
ये फार्मूला बताता है कि फॉर अ गिवन लोड, और जाहिर सी बात है कि हम बकलिंग कम से कम रखना चाहेंगे, ये बेंडिंग कम से कम हो, इसके लिए हम लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना रखें। तो फॉर द गिवन लोड और लेंथ हम देखते हैं कि ये जो बकलिंग है वो किस पर डिपेंड कर रही है, बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डी के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और वाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा वाई लेंगे उतना डेल्टा कम होगा, और जितना हम इफेक्टिवली कम कर सकते हैं बकलिंग डी को बढ़ाकर एज कंपेयर टू बी, वो हम पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि हाँ एज कंपेयर टू बी अगर हम डी को बढ़ा दें तो डी का क्यूब से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर हम बी को 2 गुना करेंगे तब तो ये कितनी होगी, आधी ही। लेकिन अगर हम डी को 2 गुना कर देंगे तो डी का 2 गुना मतलब हो गया ये क्यूब से चेंज होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये 1/8 रह जाएगी। तो हमें बकलिंग कम करने के लिए सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये this delta can be decreased more effectively by increasing D rather than increasing B, है ना। पहला पॉइंट याद रखना वो इसी, क्योंकि B की सिंगल पावर और D की क्यूब है। अब बकलिंग को कोई कहे डिफाइन करिए, तो डिफाइन आप कैसे करते हैं कि स्पॉन्टेनियस बेंडिंग ऑफ बीम फ्रॉम स्ट्रेट टू कर्व अंडर ए कंप्रेसिव लोड। मतलब जैसे ही अगर कोई लोड, आपने देखा है कि अगर आप ब्रिज से गुजरते हैं तो हल्की सी झंझनाहट आप महसूस करते हैं, अगर आप ब्रिज पर चल रहे हैं और कोई हैवी व्हीकल गुजर जाती है तो इससे ऐसे ऐसे आपको वो महसूस होता है झंझनाहट। तो अब जो ये बकलिंग है वो मिनिमम हो, स्ट्रेंथ भी खूब हो, तो स्ट्रेंथ के लिए तो जो मटेरियल यूज़ किया है हमने उसके इलास्टिक लिमिट हम ज़्यादा लेते हैं। अब क्या होगा कि हम इस बकलिंग को कम से कम करने के लिए हम डेप्थ ज़्यादा रखें, तो हमने ऐसे पिलर्स बनाए जिनमें हमने डेप्थ ज़्यादा रख दी और ये ब्रेथ कम। इनमें भी अब क्या होगा कि अगर बीचों बीच से मूविंग ट्रैफिक है, कोई ज़रूरी नहीं सारी ट्रैफिक एकदम उसी लाइन को फॉलो करते हुए ब्रिज के ऊपर से बीचों बीच से जाएगी, तो होता क्या है कि अगर यहाँ से वेट सीधे सीधे ऐसे आ रहा है तब तो ये रुका रहेगा, नहीं मुड़ेगा, और अगर वेट थोड़ा सा भी तिरछा हुआ तो अगर इधर टेंजेंशियल कंपोनेंट वेट का आता तो ये ऐसे मुड़ सकता है ना, राउंड शेप का पिलर, या अगर इधर की तरफ आया तो ये ऐसे मुड़ सकता है। यही तो बकलिंग है। इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया, देखिए इसका ये आई शेप का स्ट्रक्चर बना दिया गया। आई शेप आपने देखा रेलवे गर्डर्स में, रेलवे ट्रैक पर, तो ये जो गर्डर बनाए जाते हैं ये भी देखिए आई शेप के हैं, ये उसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये डी डेप्थ। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सपोर्ट, लोड को सपोर्ट करने वाली जो सरफेस है और नीचे जो अगर रेलवे ट्रैक है तो यहाँ से ग्रिप लगा लगा के ट्रैक को क्या कर देते हैं, दोनों साइड से टाइट किया जाता है ना, तो ये यहाँ से ये पूरी जो लेंथ है वो तो यहाँ पर एक देखिए सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है, ऊपर से लोड सपोर्ट करने के लिए और नीचे उसको ग्रिप बनाने के लिए, बांधने के लिए। दूसरी चीज़ क्या हो जाती है कि लार्ज लोड बेयरिंग सरफेस के अलावा ये जो डेप्थ ज़्यादा है, ये डी है ना, तो इसकी लार्ज डेप्थ होने से इसमें बेंडिंग नहीं होती है ना। लार्ज डेप्थ होने से आपने देखा अगर 2 टाइम्स भी डेप्थ हमने बढ़ा दी तो 1/8 रह जाएगी बेंडिंग। तीसरी चीज़ क्या होती है कि इसकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। अब सोचिए पूरा इतना मोटा अगर हम बीम का पीस लेते तो उसमें यहाँ वाला मटेरियल हम अगर हटा देते हैं तो आप देखते हैं क्या हो जाती है कि जो ये आई शेप है वो रिड्यूस करता है कॉस्ट ऑफ द बीम, और जो लेस वेट है वो विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लेस मटेरियल यूज़ हो रहा है, लेस वेट है तो लेस कॉस्ट भी है। तो आई शेप का गर्डर क्यों बनता है, आई शेप की बीम कैसे फ़ायदेमंद है। इवन घर के आपने देखा है ब्रिज के जो पिलर्स हैं वो राउंड शेप ना होके इस शेप के बनाए जाते हैं। देखिए ना लार्ज बेयरिंग सरफेस, लोड बेयरिंग सरफेसेस हैं वो लार्ज हैं, है ना।
इससे क्या होता है कि जो अगर हम राउंड शेप का बनाते हैं तो राउंड शेप के जो पिलर्स होते हैं राउंडेड एंड्स वाले, वो लेस लोड को सपोर्ट करेंगे एज कंपेयर टू दिस। क्यों? इनमें जो सरफेसेज ज़्यादा हैं तो लोड बेयरिंग सरफेस ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए अब चर्चा करते हैं कि अर्थ पर कोई भी माउंटेन क्या 10 किलोमीटर से ऊंची हाइट का हो सकता है, या माउंटेन चाहे जितनी हाइट के बनना चाहें उनकी हाइट उतनी हो सकती है? क्या उसकी कोई लिमिट है? देखिए, माउंटेन उनका शेप कुछ ऐसा होता है ना, और किससे मिलके बने होते हैं? रॉक से। अब क्या होता है कि जो माउंटेन बनने में जो मान लीजिए एक बॉटम वाली रॉक है, उसको अगर हम कंसीडर करें तो उसके ऊपर जो ये ऊपर वाली रॉक्स का प्रेशर है वो कितना रॉक को स्ट्रेंड कर सकता है। हमने पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में कि कम स्ट्रेन के लिए जो स्ट्रेस लगता है अगर वो हट जाता है तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ऑब्जेक्ट लौट आती है। तो जैसे रॉक को अगर हम हाथ से दबाएं तो माइक्रोस्कोप से देखेंगे अगर, तो बहुत हल्का उसमें कंप्रेशन होता है, और हटा लें तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो अप्लाइड स्ट्रेस होता है उसको हटाने पर स्ट्रेन परमानेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट अपनी रीगेन कर लेता है उसी पोजीशन को। लेकिन माउंटेन्स में क्या होता है, जो ये बॉटम वाली रॉक्स हैं इनके ऊपर जो सारी रॉक्स हैं उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या होगा, जितनी अगर चाहे, हमने जो मैंने प्रश्न पूछा ना कि जितनी भी हाइट चाहे, जितनी भी हाइट होगी तो उसका प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा ना। तो उसका प्रेशर कहीं इतना ज़्यादा ना हो कि माउंटेन अपनी ओन वेट की वजह से सिंक करने लगे। बहुत ज़्यादा हाइट होगी, अभी यहाँ पर देखिए इतनी हाइट है, अगर और हाइट लेंगे तो और ज़्यादा रॉक्स आएंगी, तो उन सब का प्रेशर जो बॉटम वाली रॉक्स के शेयर कम स्ट्रेस से कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो कंडीशन क्या है, सबसे पहली बात कि माउंटेन में जो उनका शेप है ऐसा, वो क्या होता है कि जो बेस ऑफ द माउंटेन पर यूनिफॉर्म कंप्रेशन नहीं डालता, और इस बेस के यूनिफॉर्म कंप्रेशन न होने की वजह से क्या होता है, इट प्रोवाइड्स सम शेयर स्ट्रेस टू द रॉक्स अंडर विच दे कैन फ्लो। जैसे इस रॉक पर बहुत ज़्यादा जब फोर्स लगेगा सब तरफ से, ठीक है, जैसे एक रॉक की बात मैं कह रही हूँ, तो उसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होगा। फ्लो करने का मतलब मैंने देख स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताया हुआ है, तो अगर लार्ज स्ट्रेन होता है तो क्या होता है कि मटेरियल का जो वायर के लिए बताया था तो वो अपने आप फ्लो करने लगता है, भले ही हम स्ट्रेस उस पर से घटा दें। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइट हो जाएगी तो इतनी हाइट अगर हो जाएगी कि इसके जो शेयर स्ट्रेस है उससे भी ज़्यादा उस पर पड़ने वाला प्रेशर होगा, उसका स्ट्रेस होगा, तो वो क्या होने लगेगी, ये फ्लो करने लगेगी। और ये साइड से तो फ्री है ही, तो क्या हो जाएगा, माउंटेन अपने ओन वेट की वजह से सिंक हो जाता है। तो हाँ, हाइट एक फैक्टर है, हाइट लिमिटेड होगी। कैसे निकालेंगे वो हाइट? तो सबसे पहले मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ लिख दिए, वो जो अभी डिस्कस किया कि बेस ऑफ माउंटेन इज़ नॉट अंडर यूनिफॉर्म कंप्रेशन एंड दिस प्रोवाइड्स सम शेयर स्ट्रेस टू द रॉक्स अंडर विच दे कैन फ्लो। ये बात समझ में आ गई कि जो बेस की वजह से इसका जो हाइट, अगर इसका जो शेप ऐसा है उसकी वजह से सब जगह यूनिफॉर्म कंप्रेशन नहीं है, तो इसकी शेयर स्ट्रेस की वजह से ये क्या हो सकता है, ये फ्लो हो सकता है। तो अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखिए सेकंड, कि जो स्ट्रेस ड्यू टू ऑल द मटेरियल्स ऑन द टॉप, ऊपर वाले की मटेरियल की वजह से जितना भी स्ट्रेस पड़ रहा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस एट विच द रॉक्स फ्लो। तो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, अगर इतना कि वो रॉक्स जो है वो शेयर स्ट्रेस से फ्लो करने लगे, तो क्या हो जाएगा, माउंटेन सिंक कर जाएगा। इसलिए क्या कंडीशन है कि ऊपर वाले टॉप रॉक्स की, टॉप मटेरियल की वजह से जो भी स्ट्रेस हो वो रॉक्स के, जो बॉटम वाली रॉक्स है, जो ये रॉक्स हैं, इनकी शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं हो। बस इसी पॉइंट से हाइट कैलकुलेट करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, थर्ड पॉइंट, कि जो मटेरियल है वो बॉटम पर वो
वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है और उसकी साइड्स कैसी हैं, फ्री हैं, तो हम इसको क्या मानेंगे कि जो यहाँ पर जो नॉर्मल स्ट्रेस है जो हमने बल्क मॉडुलस में पढ़ा था वो मानेंगे या शेयर कंपोनेंट? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो नॉर्मल स्ट्रेस में हम क्या मानते थे कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा, तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि बॉटम पर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, लेकिन ये साइड्स तो फ्री है ना इसकी। तो इसमें जो जितना भी ऊपर वाले मटेरियल्स का जो स्ट्रेस हो वो इनके शेयर से अगर ज़्यादा हो गया तो ये सिंक कर जाएगा। इसलिए जो हम अभी निकालेंगे कि हाइट कैसे कैलकुलेट करें माउंटेन की या कितना स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस का जो कंपोनेंट आएगा वो बल्क मॉडुलस का नहीं है। मतलब इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि जो मटेरियल्स एट द बॉटम एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो sides of the mountain are free, since sides of the mountain this one, therefore instead of bulk modulus there is a shear component h rho g। अब ये कैसे आया, ये बात हम कैसे कहेंगे बल्क मॉडुलस का केस ना होकर शेयर कंपोनेंट का केस है, वो बता दिया। ये 3 पॉइंट्स अगर आपको ध्यान में रखना आता है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक तो शेप की वजह से, दूसरी चीज़ के ऊपर पड़ने वाला जितना भी ऊपर वाले मटेरियल की वजह से जो स्ट्रेस है उसको हम कैलकुलेट करें और वो स्ट्रेस इसके शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे पास ये पता ही नहीं है ना कि ऊपर वाला वेट कितना है, हम कैसे निकालें। तो हम प्रेशर अगर ऊपर से जो वर्टिकली डाउनवर्ड h हाइट की है ये माउंटेन के, मान लीजिए उसकी हाइट, तो अब h हाइट से कितना प्रेशर पड़ता है, तो आपको पता है कि जो P इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रेशर का, वो तो होता है F/A। अब F/A से हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो फोर्स होता है वो फोर्स किसके बराबर होता है। देखिए बॉटम वाली जो रॉक है इसके ऊपर पड़ने वाला जो फोर्स है, तो फोर्स को हम क्या लिखते हैं, mg/a। m को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू g/a। फिर वही बात कि वॉल्यूम, अब कितनी जो इसकी शेप है कुछ भी है, ठीक हमें नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एरिया इंटू हाइट इंटू ρg/a। तो ये एरिया कैंसिल, तो ये एरिया यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, उससे देखिए फ्री हो गया। अब h ρg आया, ये जो प्रेशर है वो शेयर स्ट्रेस से कम होना चाहिए। देखिए सेकंड पॉइंट, स्ट्रेस ड्यू टू ऑल द मटेरियल्स ऑन द टॉप शुड बी लेस देन द क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस। अब जो रॉक है उस रॉक के लिए ये देखा गया कि उसका जो शेयर स्ट्रेस है उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी को हमने बराबर रख दिया h ρg से h, और जो रॉक है, रॉक का जो जितने डिपोजिशन है उसका एवरेज डेंसिटी कितनी ली जाती है, तो वो 3 × 10⁻³ SI यूनिट्स में, और g को भी अगर हम अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए 10 ले लें, ठीक। तो अब आप देखिए h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दिस इज़ 3 कैंसिल, दिस इज़ 10⁴ है 10⁸, तो कितना आ गया 10⁴ मीटर्स और 10 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि माउंटेन चाहे जितनी हाइट चाहें उतनी हाइट के नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके बेस में रॉक्स हैं वो कहीं फ्री फ्लो ना कर जाएं, उनका जो प्रेशर जितना बेयर कर सकती हैं वो उनके क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस से ज़्यादा ना हो जाए। ज़्यादा हो जाएगा तो ये रॉक्स पे इधर इधर ऐसे ऐसे फ्लो करने लगेंगी, तो इट विल सिंक डाउन। तो आज के वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स के बारे में चर्चा की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।